अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा था अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार। आर्टिकल 19(2) basis of restrictions on the right to freedom. अनुच्छेद 19(2) में वो सभी आधार जो है बताए गए हैं जो 19 के खंड 1 के क वाले भाग में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं वो आधार क्या है। ये सभी आधार निम्नलिखित है। जैसे कि एक आधार ये है, राज्य की सुरक्षा। इसके दृष्टि से उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसका अर्थ है कि ऐसी अभिव्यक्तियों को रोकने से है जो आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस, इसके अलावा जो है राज्य के विरुद्ध युद्ध, वार अगेंस्ट स्टेट, या व्यापक नुकसान वाले हिंसात्मक अपराधों को भड़काती है। ऐसी चीजें रोकने से तो राज्य की सुरक्षा की दृष्टि पर जो है अनुच्छेद 19(1) का पर जो है युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। दूसरा जो इस पे आधार दिया गया है वह आधार है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स। और ये जो है मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में जोड़ा गया और इसका उद्देश्य था कि कोई व्यक्ति किसी देश के संबंध में झूठी अफवाहें ना फैला सके जो उस देश के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचती है। जो तीसरा आधार था वो था लोक व्यवस्था।
और ये भी वाक्यांश जो है मूल संविधान में नहीं था। लोक व्यवस्था के आधार पर युक्तियुक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं, मूल संविधान में नहीं था। इसको भी जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें ये नियत था कि यदि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग जो है समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए करता है, तो राज्य जो है उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। ये चीजें थी। फिर जो हमारा चौथा आधार था वो था शिष्टाचार या सदाचार। शिष्टाचार या सदाचार मोरालिटी। और इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत राज्य ऐसी अभिव्यक्तियों पर रोक लगा सकता है। इसके अंतर्गत राज्य ऐसी अभिव्यक्तियों पर रोक लगा सकता है जो अश्लील का मतलब ऑप्शंस या फिर इंडिसेंट प्रकृति की है। ये एक आधार था। दूसरा था न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना भी आधार था। और इसमें था कि न्यायालय के अवमानना के अंतर्गत दीवानी, सिविल और आपराधिक क्रिमिनल दोनों प्रकार की अवमाननाएं शामिल थी। माननाएं शामिल है। और दीवानी और आपराधिक अपमानना का अर्थ ये है कि न्यायालय के आदेश या निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करना, जबकि आपराधिक या ये जो है दीवानी अवमानना का मतलब है। और आपराधिक या क्रिमिनल अवमानना का अर्थ है कि न्यायालय या न्यायालय के कार्यों की निंदा करना, उन पर पक्षपात जैसा आरोप लगाना, या न्यायालय के कार्यों को अवरुद्ध करना, किंतु यदि कोई न्यायिक कार्रवाइयों का वस्तुनिष्ठ प्रकाशन करता है, यानी कि किसी न्यायिक निर्णय का, जैसे यहाँ पे लिखा जाए, यदि कोई न्यायिक कार्रवाइयों का वस्तुनिष्ठ
ऑब्जेक्टिव प्रकाशन करता है किसी न्यायिक निर्णय जजमेंट या कृत एक्शन की आलोचना करता है या किसी न्यायाधीश की ईमानदारी पूर्वक शिकायत करता है तो इसे जो है अवमानना की परिधि में शामिल नहीं किया जाता है। तो इन्हें न्यायालय की अवमानना की परिधि में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी जो है बातें कही गई है। इसके अलावा जो है मेरा 6 जो है वो मानहानि आधार है। मानहानि डिफेमेशन, इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति ये सारे युक्त निर्बंधन के आधार हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति करता है तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद जो 7वां आधार है वह है अपराध उद्दीपन। इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यह आधार जो है मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था यह आधार। इसको जो है वही प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, अपराध करने के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है तो उसकी ऐसी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत अनुमत नहीं मानी जाएगी, यानी परमिटेड, उस पे भी रोक लगाया जा सकता है, नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो है मेरा 8वां आधार हो जाएगा, यह आखिरी है, भारत की संप्रभुता और अखंडता।
भारत की संप्रभुता और अखंडता। यह भी जो है मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको भी जो है इसको 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से जोड़ा गया और इसके अंतर्गत वे अभिव्यक्तियां आती है जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत राज्य की सर्वोच्चता को चुनौती दे या भारत के किसी क्षेत्र को संघ से पृथक करने के लिए उकसाए, संघ से पृथक होने के लिए उकसाए। ये चीजें थी। अब हम लोग जो है अगला अनुच्छेद देखते हैं और हमारा अगला जो है हम फिर से अब एक पार्ट में चलेंगे। मतलब ये अनुच्छेद 19 ख लेते हैं, 19(1) ख, और फिर इसके बाद इस पे जो युक्त निर्बंधन लागू होंगे वो देखेंगे। 19 ख और अनुच्छेद, इस पे कौन सा युक्त निर्बंधन है? तो 19(3) इस पे है शांति पूर्वक, 19(1) ख में, और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(b) एंड 19(3) right to assemble peaceable and without arms। पहले हम लोग अनुच्छेद 19(1) ख देखेंगे, फिर उस पे जो युक्त निर्बंधन 19(3) लागू है वो देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 19(1) ख से। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये इसमें कहा गया। सम्मेलन के अधिकार में जो है, जो ये लिखा गया है, इसके अधिकार में सभा आयोजित करना, प्रदर्शन, करना, जुलूस निकालना, ये सारे शामिल हैं सम्मेलन करने में।
अब जो है इस पे जो 19(3) युक्ति युक्त निबंधन लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1) में दिए गए सम्मेलन के अधिकार में दिए गए सम्मेलन के अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ऐसे दो आधार हैं, एक है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता। sovereignty and integrity of India। ये जो है दो आधार इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 19(1) में निहित है कि कोई भी सभा या सम्मेलन उसी स्थिति में अनुमत होगा यदि वह शांतिपूर्ण हो या बिना हथियार के हो। यानी कि इसमें खुद जो है लिखा गया है कि वो चीजें शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। तो ये दो और लिया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 19(3) में सिर्फ यही दो दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा IPC है यानी भारतीय दंड संहिता, उसमें भी कुछ आधार यहाँ पर लागू हो जाते हैं। जो भारतीय दंड संहिता है, दंड संहिता इंडियन पिनल कोड, अब तो इसे बदल दिया गया है लेकिन फिर भी देखते हैं। इसके अध्याय 8 में वे स्थितियां बताई गई हैं, जिनकी उपस्थिति में कोई सभा गैर कानूनी इल्लीगल रूप धारण कर लेती है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी सम्मेलन या जुलूस को आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। और इस अधिनियम के तहत जो है किसी भी जुलूस को निकालने से पहले पुलिस से भी अनुमति लेना अनिवार्य है। जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, की पूर्व अनुमति अनिवार्य
है, बाध्यकारी भी कह सकते हैं। अब फिर हम जो है अपना अगला अनुच्छेद देखते हैं। अब अगला हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) घ, और इस पे कौन सा लागू होगा? अनुच्छेद 19(4) लागू होगा, 19 का चौथा खंड लागू होगा। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, है। आर्टिकल 19(1)(c) एंड 19(4) ये हो जाएगा बनाने का अधिकार। राइट टू फॉर्म संगम, एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव यूनियंस। जैसे कि अनुच्छेद 19(1) ग में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और जो अनुच्छेद 19(4) है उसमें बताया गया है कि इस पे कौन से युक्तियुक्त निबंधन लागू होंगे। इसमें बताया गया है कि इस अधिकार पर कौन से युक्तियुक्त निबंधन लागू होते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे सहकारी समिति बनाने का अधिकार इसमें जो दिया गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 इसके द्वारा जो है जोड़ा गया है। और बाकी हिस्सा जो है, जैसे संगम, संघ जो है, यह शुरू से ही संविधान के आरंभ से ही था। अब देखते हैं कि संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने के अधिकार के अंतर्गत जो है कंपनी बनाया जा सकता है, स्वैच्छिक संगठन इसके अंतर्गत आता है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी फर्म इसके अंतर्गत आता है, पार्टनरशिप, सोसाइटी इसके अंतर्गत आता है, क्लब इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है व्यावसायिक संघ
व्यावसायिक संघ, इसको क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन कहा जा सकता है। मजदूर संगठन भी इसके अंतर्गत आता है। मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन, इसके अलावा जो है राजनीतिक दल भी इसके अंतर्गत आता है। राजनीतिक दल जो है पॉलिटिकल पार्टी, दबाव समूह भी इसके अंतर्गत आता है। प्रेशर ग्रुप, ये सारे जो है संगम संघ सहकारी समिति बनाने के अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये अधिकार सिर्फ संगठन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे चालू रखने का अधिकार भी इसमें निहित है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ संगठन बनाने तक सीमित नहीं, चालू रखने का भी अधिकार है। चालू रखने का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फैसले में दिए हैं और कुछ फैसलों के आधार पर जो है उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई नागरिक किसी संगठन में शामिल होना चाहे या नहीं, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा और उसके लिए इस किसी को भी जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस अधिकार में संगठन बनाने या न बनाने, या उसकी सदस्यता लेने या न लेने, या उसे चालू रखने या न रखने का अधिकार भी अंतर्निहित है। सुप्रीम कोर्ट, इसको भी लिख कर जाए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस अधिकार में संगठन बनाने या ना बनाने, उसकी सदस्यता यानी संगठन की सदस्यता लेने या ना लेने का, या फिर उसे चालू रखने या ना रखने का, इसका भी अधिकार जो है, यह भी अधिकार इस अनुच्छेद में अंतर्निहित है या समाहित है। अब इस पे युक्त निबंधन क्या लगाया जा सकता है? तो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर तीन आधारों पर युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। वो आधार है हमारा लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, दूसरा सदाचार है यानी मॉरलिटी, और तीसरा जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता है। संप्रभुता और अखंडता, ये तीन आधार पर जो है इस पे युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। और हमारा अगला जो है अनुच्छेद 19(1) घ, और इस पे कौन सा लगेगा? अनुच्छेद 19(5) लगेगा। 19(5) से 2 पर लगता है, तो इस पे भी 19(5) लगेगा। इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। अबाध संचरण का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(d) 19(5) हो जाएगा। राइट टू मूव, अबाध संचरण, राइट टू मूव
आवाज freely throughout the territory of India। इसमें जो है अनुच्छेद 19 वो जो है इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वह भारत के किसी भी भाग में बिना किसी बाधा के संचरण, भ्रमण या आवागमन कर सकता है, आवागमन मूव कर सकता है। और यह अधिकार देने का उद्देश्य यह था कि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के मध्य क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति न फैले और भारत के नागरिक देश के विभिन्न भागों में आवाज, संचरण या भ्रमण के माध्यम से देश के सभी भागों के प्रति लगाव महसूस करे, ये देने का मतलब था। और अनुच्छेद 19 घ में सिर्फ देश के भीतर संचरण या भ्रमण का अधिकार देता है, देश के बाहर नहीं देता है। तो इसमें जो है ये देश के भीतर आवाज, संचरण या भ्रमण का अधिकार देता है, संचरण या भ्रमण का अधिकार देता है, देश के बाहर नहीं। और अगर देश के बाहर जाना है और अगर देश के बाहर संचरण या भ्रमण का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में आता है। अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो ये सिर्फ देश के अंदर है। अब जो है हम लोग देखते हैं इसमें जो युक्तियुक्त निर्बंधन वो है अनुच्छेद 19(5) है। और इसमें बताया गया है कि राज्य संचरण या भ्रमण की स्वतंत्रता पर दो आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित कर सकता है। एक है साधारण जनता यानी जनरल पब्लिक, साधारण जनता के हित में। दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति यानी सिर्फ ट्राइब्स के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब के हितों के संरक्षण के लिए। हालांकि जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति रहती है, लेकिन वहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति मतलब बहुत अधिक संख्या में, उसके सामने अनुसूचित जाति जो है बहुत कम संख्या में है, तो वहाँ पर उसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ही माना जाएगा।
और इसको लाने का मतलब क्या था कि अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो समाज से अलग थलग होते हैं। जो ये अनुसूचित जनजाति है, ये जो है समाज से समाज से अलग थलग और अपने पारंपरिक, अपने निजी सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं, सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं। अधिशेष नागरिकों को उनके क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो उनकी लोक संस्कृति, लोक भाषा के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे यह भी हो सकता है कि वह जनजाति शेष भारत के साथ अलगाव या तनाव का महसूस करने लगे, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए की दृष्टि से उचित नहीं होगा। तो इसलिए इस पर युक्तियुक्त नरबंधन लगाया गया है। फिर अगला हमारा है छेद 19(1) का ग पाठ, और इस पे भी वही लागू होंगे, अनुच्छेद 19(5) लागू होगा। और ये जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है, यानी आर्टिकल 19(1) ई पार्ट हो जाएगा एंड 19(5). ये क्या कहता है? अधिकार, राइट टू बस जाने, रिसाइड, और बस जाने यानी सेटल, निवास in any part of the territory of India। ये 19(1) के ई खंड में दिया गया। जैसे इसमें जो है अनुच्छेद 19(1) इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने तथा बसने, टू रिसाइड एंड सेटल, बसने का अधिकार प्रदान करता है और ऐसा करने के लिए उसे पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता तथा निवास की स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रांत के लोग देश में कहीं भी जाकर बस सके। और यही कारण है कि निवास की स्वतंत्रता के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन वही है जो संचरण की स्वतंत्रता के संबंध में। और 19(5) जो है यानी कि गांव में भी लागू होता है, अंगा में भी लागू होता है। और इसमें क्या कहा गया है, इसको शॉर्टकट में लिख दिया जाए। 19(5) जो इस पे लागू होता है, इसमें 2 आधार बताए गए हैं। और वो 2 आधार क्या है जिससे स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है? एक है साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में। दूसरा है अनुसूचित जनजाति के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ये अगला है हमारा अनुच्छेद 19(1)(4)।
इसमें जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि हालांकि ये शामिल नहीं है। तो अब निरसित आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी, और ये अब क्या हो चुका है, निरसित हो चुका है। और ये मूल संविधान में था, मूल संविधान में विद्यमान था। और ये क्या कहता था, जिसके द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति, प्रॉपर्टी अर्जित करने, सब प्रॉपर्टी को धारित करने तथा व्यय करने का अधिकार दिया गया था। अधिकार यानी कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड dispose of प्रॉपर्टी दिया गया था। और इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। संशोधन अधिनियम 1980 से जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से, मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये 1978 हटा दिया गया। और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300 को, इसको अंतः स्थापित किया गया। और उसमें जो है संपत्ति को, अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ये चीजें हैं। अब हमारा अगला है अनुच्छेद 19(1)(6) तथा अनुच्छेद 19(6). इसमें दिया गया है कोई व्यक्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आर्टिकल 9(1)(g) 19(6) और ये हो जाएगा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry on any occupation
ट्रेड और बिजनेस। अनुच्छेद 19(1)। अच्छा, इसमें जो है भारत के हर नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसमें 4 शब्द दिया गया है जो कि मिलता जुलता शब्द है। वो एक है वृत्ति, प्रोफेशन, उपजीविका, ऑक्यूपेशन, व्यापार, ट्रेड, और एक है कारोबार, बिजनेस। और ये इन सब से जो है व्यक्ति अपनी आजीविका आजीविका चलाने के रूप हैं सारे। और इसमें जो है जो युक्त निर्बंधन दिया गया है वो अनुच्छेद 19(6) के माध्यम से गया है। और इसमें बताया गया है कि जो कि संख्या में 3 है, और वो क्या क्या है। पहला है साधारण जनता के हितों में, दूसरा है किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं, निर्धारित करना। तीसरा है नागरिकों को पूर्णतः या भागता किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करने के पक्ष में। इसमें जो है जो पहला निर्बंधन जो है वो मूल संविधान में ही था। जो साधारण जनता के हित हैं वो मूल संविधान में ही था, ये मूल संविधान में ही था। लेकिन जो ये दोनों हैं इसको प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। उन्नीस 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। और अगर हम देखें कि अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ जो है किस तरह से स्पष्ट होता है। अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत दिए गए व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है
कि व्यक्ति जो चाहे वो व्यवसाय कर सकता है। तो जैसे कि न्यायालय जो है ये निर्धारित किया है, न्यायालय जो है यह निर्धारित किया है कि व्यवसाय का अर्थ वैध व्यवसाय से है, यानी वो लीगल होना चाहिए, लीगल प्रोफेशन से है, अवैध व्यवसाय से नहीं। ये जो है न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे कि अगर शराब, गांजा, अफीम जैसे उसका व्यवसाय किया जा रहा है तो वो प्रतिबंधित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग ले शराब, गांजा, अफीम, इसका अगर व्यापार किया जा रहा है तो वो अनुच्छेद 19(1)(6) के मूल अधिकार नहीं, ये प्रतिबंधित है। इसी तरह जो है दूसरा हो जाएगा कि व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ यह भी नहीं है, कि व्यक्ति किसी भी स्थान पर व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो जहां मन चाहे वहां व्यवसाय नहीं कर सकता, स्वतंत्र है। और राज्य जो है इस पे युक्त निर्बंधन लगा सकता है और युक्त निर्बंधन के आधार पर जो है उसको अनुमति नहीं भी दे सकता है। चीजें हो गया। तीसरी चीज है कि राज्यों को हक है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान जैसी अर्हता को लागू कर सकता है। राज्य को शक्ति है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, जैसे डॉक्टर वगैरह के लिए ट्रेनिंग की अर्हता निश्चित कर सकता है। और एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई अध्यापक है तो उसके पास जो है B.Ed की डिग्री होना चाहिए। कोई डॉक्टर है तो उसके पास MBBS की डिग्री होना चाहिए। मतलब इसी तरह की चीजें। कोई वकील है तो उसके पास जो है LLB की डिग्री होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और इस निर्बंधन का उल्लेख जो है, मतलब ये राज्य वाला, ये भी मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। और इसको जो है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये था। अब हम लोग जो है देखते हैं कि अनुच्छेद 19 का निलंबन कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तो सारे खत्म हो गए ना। अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 19 का निलंबन कैसे हो सकता है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है कब सस्पेंड हो जाता है। अनुच्छेद 19 का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। स्वतंत्रता का अधिकार जो है समानतः कुछ स्थितियों में निलंबित हो सकता है। जैसे कि एक है अनुच्छेद 352, ठीक है। अगर इसके अधीन आपात की घोषणा किया गया, अनुच्छेद 352 के अधीन
आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाता है। आपातकाल में संसद द्वारा पारित किसी विधि या सरकार द्वारा की गई किसी कार्रवाई को अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, आपातकाल में संसद द्वारा पारित हालांकि इसको शायद हटा दिया गया था, विधि या सरकार द्वारा की गई किसी कार्रवाई को अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर एग्जाम्पल लिया जाए तो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपात की उद्घोषणा की गई थी उसके अंतर्गत स्वतंत्रताओं को लगभग पूरी तरह निलंबित कर दिया गया था। फिर बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में उपबंधित किया। इसमें लिखा गया कि अनुच्छेद 19 एक का में दी गई स्वतंत्रताएं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा, जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध यानी वार अथवा बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो। ये कर दिया गया, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये था कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19(1) का या फिर सीधा अनुच्छेद 19(1) का निलंबन नहीं होगा। ये जो है निलंबित नहीं होगा, ऐसा जो है 44वें संविधान संशोधन के आधार पर कहा गया था। इसके अलावा दूसरी चीजें जो है दूसरा नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 उन मामलों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 19 उन मामलों पर लागू नहीं होता जिसका संबंध अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 31
ख और अनुच्छेद 31 ग से। और जहां तक कि हमको पता है कि अनुच्छेद 31 का ख जो है प्रथमतः संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 31 ग जो है ये जो है 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया था। तीसरा जो हमारा है इसमें यह भी कहा गया कि जैसे कि अनुच्छेद 31 क के अनुसार ये जैसे कोई विधि भूमि सुधार के या सामाजिक से संबंधित अन्य विषयों के बनाई, जैसे इसको लिख दिया जाए अनुच्छेद 31 क के कैसे हो रहा है, अनुच्छेद 31 क के अनुसार यदि कोई विधि भूमि सुधार या सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ अन्य विषयों के लिए बनाई गई है तो अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ऐसा इसमें कहा गया था। और अनुच्छेद 31 ख में जो है 90 सची में रखने की बात की गई थी ऐसी विधि को, और जिसको न्यायिक पुनर्अवलोकन जो है जिसका नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे जाके केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और इसमें जो है 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर संसद किसी कानून को 90 अनुसूची में शामिल करती है तो उसका न्यायिक पुनर्अवलोकन किया जा सकेगा। ठीक है, ये चीजें इसमें कहा गया था। इसके अलावा जो अनुच्छेद 31 ग था, अनुच्छेद 31 ग ये 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 1971 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें प्रावधान था कि यदि कोई विधि संविधान के अनुच्छेद 39 ख या 39 ग में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध करने से बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 या 31 का उल्लंघन करती है, ऐसा कहा गया था। और अनुच्छेद 39 ख और ग में भौतिक संसाधन और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन जो है इसमें इस प्रकार करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग, इसमें जो है भौतिक संसाधनों तथा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करने का
आदेश निर्देश दिया गया है कि समाज में आर्थिक संसाधनों के वितरण में विषमता ना बढ़े और यथासंभव समता की स्थिति पैदा हो सके, समता की स्थिति आ सके, ये चीजें कहा गया था। अब जो है हमारा अनुच्छेद 19 जो है यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग जो है अगले अनुच्छेद पे चलते हैं और अगला जो है वो है अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, और इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन respect of conviction for offenses। ये क्या गया? अनुच्छेद 20 का संबंध इस बात से है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। ठीक है, राज्य मनमाने तरीके से किसी को दंडित ना कर सके, और इसके 3 खंड हैं। जैसे कि अनुच्छेद 20(1) हो गया, इसमें संरक्षण दिया गया है, जैसे भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज। दूसरा जो है अनुच्छेद 20(2) है, इसमें जो है दोहरे दंड से संरक्षण है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी। तीसरा जो है अनुच्छेद 20(3) अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन और बीइंग विटनेस against yourself। ये जो है, अब इसमें जो हम लोग पहले को लेते हैं, अनुच्छेद 20(1), इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, एक विधियों से संरक्षण। आर्टिकल 20 फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉस। और इसके जो है मूल पाठ जो है क्या है इसका,
कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष यानी कॉन्विक्टेड नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि लॉ इनफोर्स का अतिक्रमण नहीं किया है या जो है उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध उस समय जो उस अपराध के लिए तय किया गया है, उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि मतलब लॉ इनफोर्स के अधीन अधिरोपित किया जा सकता था। यानी इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित किया जा सकता है। और ये जो है विधियां दो प्रकार की है। विधि जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जो है भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव और एक जो है भविष्यलक्षी यानी प्रोस्पेक्टिव ये होता है। और विधि अगर भविष्यलक्षी है क्योंकि लगभग सामान्य विधि जो है वह भविष्यलक्षी ही होती है। इसका अर्थ ये होता है कि वे जिस दिन पारित हो जाती है उसी दिन से लागू होती है। पारित हो जाती है उसके तुरंत बाद या किसी परवर्ती तिथि से लागू होती है। और इसके विपरीत जो है कभी कभी विधानमंडल विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विधियां जो है वह भूतकालिक प्रभाव से जब लागू की जाती है और ऐसी विधि को जो है भूतलक्षी विधि कहा जाता है। और भूतलक्षी विधि भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि भूतलक्षी विधि इसको एक्स फैक्टो लॉ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जा सकता है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहा जा सकता है। और इसके जो है दो प्रकार होते हैं और इसके अंतर्गत एक सिविल विधियां हो सकती है सिविल लॉज जो कोई कर वगैरह लगाने से संबंधित हो और एक आपराधिक विधियां हो सकती है
यानी क्रिमिनल लॉस, यानी जैसे कि किसी कृत्य के संबंध में दंड लागू करने या दंड की मात्रा बढ़ाने से है। तो अनुच्छेद 20 का संबंध जो है, अनुच्छेद 20 का संबंध सिर्फ यहाँ पर आपराधिक विधि से है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसका संबंध जो है सिविल विधियों से नहीं है, सिर्फ आपराधिक विधियों से है, क्रिमिनल लॉज से है, यानी सिविल विधियों से नहीं है। नहीं है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका तात्पर्य ये निकलता है कि अधिविधानमंडल किसी सिविल विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहे तो उस पर कोई मनमानी नहीं होगी, कोई मनाही नहीं होगी। और उदाहरण के लिए जैसे कि यदि आयकर की दरें बदली जाए, तो और उन्हें जो है 2 साल पूर्व से लागू किया जाए तो ये जो है अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 20(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब जो है अनुच्छेद 20(1) के माध्यम से कई अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि उसको लिखा है अनुच्छेद 20(1) के माध्यम से निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया हो और कार्य किए जाने के समय वह कार्य विधि द्वारा अपराध के रूप में घोषित न हो, तो बाद में विधि बनाकर उस व्यक्ति द्वारा किए जा चुके कार्य को अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। ये अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो और किए जाने के समय वह कार्य विधि द्वारा अपराध के रूप में घोषित न हो, तो बाद में विधि बनाकर उस व्यक्ति द्वारा किए जा चुके कार्य को अपराध घोषित नहीं किया जा सकेगा। ठीक, यानी कि यह कहना चाहता है कि सरल भाषा में इसको कहें तो कोई कार्य अपराध है या नहीं, यह कार्य करने के समय लागू विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा, बाद में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं निर्धारित होगा। जैसे कि यदि किसी खिलाड़ी ने किसी दिन विदेशी टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग कर ली हो, पर उस मैच के दिन तक मैच फिक्सिंग का कृत्य विधि द्वारा अपराध के रूप में घोषित नहीं है, तो बाद में विधि बनाकर मैच की घटना के संबंध में उक्त खिलाड़ी को अभियोजित नहीं किया जा सकेगा। ये हो गया। दूसरा चीज है कि अनुच्छेद 20(1) का दूसरा ऐसा प्रावधान करता है कि कोई आपराधिक कृत्य करने के समय विधि उस कृत्य के लिए जो
दंड प्रस्तावित करती है। किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी को जेब काटी और जेब काटने के दिन इस अपराध के लिए अधिकतम 6 साल की सजा है, लेकिन किंतु उसके मामले का निर्णय से पहले ही विधानमंडल उस कृत्य के लिए 2 साल की अधिकतम सजा का निर्धारित कर देता है, तो यह सजा उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। यानी कि जिसमें वो जेब काटा था उसमें 6 महीने का था, तो 6 महीने का ही सजा उसको दिया जाएगा। किंतु यह स्थिति इसके विपरीत हो तो अभियुक्त फायदा जरूर उठा सकता है। जैसे कि यदि मूलतः 2 वर्ष की सजा रही होती और मामले की सुनवाई के दौरान विधानमंडल ने उसे कम करके 6 महीने निर्धारित कर दिया होता, तो अभियुक्त इस परिवर्तन का लाभ अवश्य उठा सकता था। ठीक है। जो भूतलक्षी विधि के प्रतिषेध की व्यवस्था जो है वो अमेरिकी संविधान में भी दिया गया है। 20 में यही दोनों था, भूतलक्षी 20(1) में यही दोनों था, भूतलक्षी एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ की प्रतिषेध लिमिटेशन। ये जो है अमेरिकी संविधान में भी की गई है और अमेरिका के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 9(3). ठीक है, ये जो है इसकी गारंटी देता है, इसकी गारंटी देता है। इंग्लैंड में ऐसी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्योंकि वहां पर संसदीय सर्वोच्चता की व्यवस्था लागू है, इसलिए यदि ब्रिटिश संसद भूतलक्षी प्रभाव से किसी विधि को बदलना चाहे तो न्यायालय उस विधि की विधि मान्यता का परीक्षण नहीं कर सकता है। अब हम लोग जो है 20 के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। यह है अनुच्छेद 20(2). इसमें दोहरे दंड से संरक्षण है, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी। अनुच्छेद 20(2) प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। और ये व्यवस्था जो है इंग्लैंड में भी है और अमेरिका में भी है और अपने भारत में भी है। दोनों देशों में प्रचलित है। इंग्लैंड के कॉमन लॉ में प्रचलित इस व्यवस्था को अमेरिका में अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। अमेरिकी संविधान का 5वां संशोधन जो है, 5वां संशोधन यह व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध करने के आरोप में 2 बार दंड का भागी नहीं बनाया जा सकेगा और इस संबंध में अमेरिकी और ब्रिटिश संविधानों द्वारा दिए गए अधिकार भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार से व्यापक हैं।
इन दोनों देशों की विधि किसी व्यक्ति को दूसरे विचारण से भी बचाती है, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा छूट नहीं है। जो सेकेंड ट्रायल होता है उससे भी बचा लेता है। यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के आरोप का आधार विचारण किया गया यानी ट्रायल किया गया हो और विचारण में वह व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं हुआ हो, तो उस पे अमेरिका और इंग्लैंड में फिर से ट्रायल भी नहीं किया जा सकता। किंतु भारत में ये छूट तभी मिलती है जब किसी व्यक्ति का अभियोग चलाने के साथ साथ उसे दंड भी दे दिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया हो किंतु दंड नहीं दिया गया हो, तो उसे उसी मामले में यानी उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा अभियुक्त बनाया जा सकता है। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 20(2) के तहत उन मामलों में सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है जिनमें अभियोग किसी दूसरे मामले में चलाया गया है। यह अनुच्छेद एक ही कृत्य के लिए 2 बार अभियोजन को वर्जित करता है, किंतु दूसरे कृत्य के लिए अभियोजन को नहीं रोकता है। जो अनुच्छेद 20(2) है, यह एक ही कृत्य के लिए 2 बार अभियोजन को वर्जित करता है, किंतु दूसरे कृत्य यहाँ पर बदल गया है, दूसरे कृत्य के लिए अभियोजन को नहीं रोकता। ऐसा अलग अलग अधिनियमों के आधार पर हो सकता है और एक ही अधिनियम की 2 भिन्न धाराओं के आधार पर भी हो सकता है। तो ये चीजें जो है 20(2) में दिया गया था। अब हम लोग जो है अगले पार्ट पे चलते हैं। ये हो जाएगा अनुच्छेद 20(3) ने अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। आर्टिकल 20 का 3rd पार्ट है, इसमें लिखा गया प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन और being witness against yourself। अनुच्छेद 20 के खंड 3 द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और इस अधिकार का उद्देश्य यह है कि अभियोजन की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति पर क्रूर, अमानवीय या यातना, पूछताछ जैसी प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था। निष्कर्ष हम लोग निकाले तो यातनापूर्व पूछताछ जैसी प्रक्रियाओं का प्रयोग न किया जाए। और अनुच्छेद 20(3)
इसका संरक्षण